यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड से रिलेटेड करते हुए वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको नर्सिंग एग्ज़ाम के अलावा जो भी लोग एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप जीएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं या मेडिकल में कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसकी फंक्शनिंग है, कौन किस में हेल्प करेगा, वो सभी स्टेप यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के थ्रू है जो हम पढ़ने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपका कोई भी वीडियो है जो कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी रक्त कोशिकाएँ रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स। कौन सी हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं? प्लेटलेट्स, दैट मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सभी क्या है? ये पार्ट है किसका? लिम्फोसाइट्स का, WBC का। और इरिथ्रोसाइट दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्ब सेल्स। तो जो ब्लड के जो क्लॉट के लिए थक्का जमने हेल्पफुल होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होंगी? थ्रोम्बोसाइट्स। और इसी को कहा जाता है क्या? प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसकी कमी होती है। तो सीरम और ब्लड है, सीरम और ब्लड है यहाँ पर, तो ये अलग है। सीरम ब्लड से किस तरीके से डिफरेंट होगा? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होंगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होगी, एल्बुमिन्स की कमी होगी कि ग्लोबुलिन्स की कमी होगी। तो सीरम ब्लड से हमेशा डिफर और अलग इसलिए होता है जस्ट बिकॉज इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पर थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स रहते हैं लेकिन सीरम में नहीं। तो यहाँ पर जो ब्लड और सीरम के बीच का डिफ्रेंशिएट पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि सीरम में है क्या नहीं होता? क्लॉटिंग फैक्टर, जबकि ब्लड में है जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स। और जो यहाँ पर आपको एक और चीज़ एग्जाम में आती है कि सीरम, ब्लड और प्लाज्मा, ये तीनों चीज़ें किस तरीके से डिफरेंट हैं। तो ब्लड में हमेशा ब्लड क्लॉट रहेगा, ब्लड नीचे की तरफ है जो जम जाएगा क्लॉटिंग के कारण, लेकिन सीरम इसका क्या लिक्विफाइड पार्ट होता है और इसमें क्या है तरीके से हमें कहेंगे कि क्लॉट नहीं जमेगा। तो यहाँ पर सीरम और प्लाज्मा किस तरीके से डिफरेंट हो गए? सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते जिसलिए क्या रहेगा? थिन रहेगा, जबकि ब्लड में क्या रहते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर रहने के कारण, प्लेटलेट्स रहने के कारण धक्का जम जाएगा। नेक्स्ट इज, दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोआगुलेशन। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड कोआगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन, सीरम एमाइलेज या फिर एल्ब्यूमिन। तो कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करेगा। तो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करने वाला है ओनली फाइब्रिनोजिन। क्या है? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए किसमें मौजूद नहीं है? किसमें डीएनए नहीं होगा? एन इनोक्यूलेटेड ओवम, हेयर रूट, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या फिर मैच्योर आरबीसी। किसमें डीएनए नहीं रहता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के जो आपका आंसर होगा वो होगी आरबीसी, रेड ब्लड कार्ब सेल्स में डीएनए नहीं होता है, जबकि जो WBC है इनमें रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एज एन ऑप्शन के आप बात कर रहे हैं कि डीएनए नहीं है, ओवम में रहेगा, स्पर्मेटोजोआ में रहेगा, क्योंकि ये डीएनए मिक्स होके तो क्या बनाएंगे? जब बेबी बनता है तो माँ बाप दोनों का डीएनए मैच होके मिक्स होके बनेगा। लेकिन आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में डीएनए नहीं होता। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन तक। कितना? 120 डेज तक। नंबरिंग की बात करें तो 5 मिलियन आरबीसी इन एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, जबकि WBC की काउंट कितनी होती है? 3000 से 7000। और ये बढ़ती किस में? जब कोई इन्फेक्शन हो। क्या हो? जब कोई इन्फेक्शन हो तब।
जबकि आरबीसी की नंबरिंग बढ़ती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर गए हुए हैं तब। और जो प्रोसेस होती है आरबीसी के बनने की ये कहलाती है इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का दूसरा नाम ही इरिथ्रोसाइट्स बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस। वहीं डब्ल्यूबीसी की जो बनने की प्रोसेस है कहलाती है ल्यूकोपोइसिस। क्या है? ल्यूकोसाइट्स कहलाती हैं डब्ल्यूबीसी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। और आरबीसी हमेशा सर्कुलर बाइकॉन्केव नेचर की रहेंगी। और इनकी मोटिलिटी की बात करें तो क्या है? नॉन मोटाइल रहेंगी। मतलब नॉन मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगी, ब्लड फ्लो होगा उसी में रहेंगी। तो यहाँ पर यदि आपको डेज पूछे तो डब्ल्यूबीसी 5 से 21 दिन का पीरियड रहेगा इनका, जबकि आरबीसी का ज़्यादा रहेगा। आरबीसी में डीएनए नहीं रहेगा, बाकी जो ऑप्शन में है आपको सब में डीएनए हो सकता है। नेक्स्ट वन, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इज हैविंग। लसीका रक्त से किस प्रकार भिन्न होता है? जो लिम्फ है ये ब्लड से किस तरीके से अलग है? नो प्लाज्मा, मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। तो ब्लड और लिम्फ के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो ब्लड और लिम्फ के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? लिम्फ में आरबीसी ज़्यादा रहेंगी, सॉरी लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा रहेंगी। लिम्फेटिक सिस्टम ही आपका एक्टिवेट होता है जब आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, लिम्फ नोड फूल जाते हैं। तो यहाँ पर मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी रहेंगी। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लिम्फ और ब्लड के बीच के डिफरेंस की बात करें तो लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा रहेगी लेकिन आरबीसी नहीं होंगी। ब्लड है जनरली रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण, जबकि लिम्फ है क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। इस कंसिस्ट, तो ब्लड का जो कंसिस्टेंटिंग पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। जबकि जो लिम्फ है इसमें क्या रहेगा? प्लाज्मा होगा और डब्ल्यूबीसी रहेगा। क्या होगा? प्लाज्मा होगा और डब्ल्यूबीसी होगा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर एंड देयरफॉर इट्स एक्ट्स एज ए व्हीकल। तो ब्लड क्या करता है? व्हीकल का काम करेगा। कि व्हीकल का काम इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। और जो लिम्फ है, लिम्फ क्या करेंगे? ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से अपना काम करेंगे। लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू फ्लो होंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस की बात की जा रही है। तो लिम्फ में क्या रहेगा? मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, जबकि ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होंगी और आरबीसी भी होंगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज नोन एज रिवर ऑफ लाइफ। जीवन की नदी किसे कहा जाता है? CSF, ब्लड, वाटर या फिर सीरम। ब्लड स्टोरेज का यदि सबसे बड़ा पार्ट पूछे तो कहा जाता है वेन। सबसे ज़्यादा ब्लड रिजर्व कहाँ होता है? वेन में। और यदि रिवर ऑफ लाइफ की बात करें तो वो होता है क्या? ब्लड। क्या होगा? ब्लड। रिवर ऑफ लाइफ इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यही ब्लड आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। यदि मान लीजिए आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती। क्यों? क्योंकि कम हीमोग्लोबिन होगा तो आपको जो ऑक्सीजन पार्टिकल बाइंड होके जा रहा है वो भी प्रॉपर नहीं जाएंगे और सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए रिवर ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? ब्लड को और रक्त को। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन इज क्लासिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पाथवे। कोआगुलेशन की प्रोसेस, जो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3, 5, 2 या फिर 4। तो टोटल 3 पाथवे अपनाए जाते हैं कोआगुलेशन प्रोसेस में। टोटल 3 पाथवे अपनाए जाते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और तीसरा होता है कॉमन पाथवे। तो बोथ हैं जो कॉन्टैक्ट पाथवे या फिर हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, और जो यहाँ पर एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये एक्टिवेट करते हैं कॉमन पाथवे को। तो यहाँ पर तीनों पाथवे, यदि कोआगुलेशन पाथवे की बात करें तो 3 होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे जो कि जनरली इनिशिएट होता है कोई भी इंजरी लगने के कारण, और एक्सट्रिंसिक जब कोई एक्सटर्नल इंजरी लगी हो, बाहरी घाव लगे हों तब। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर्स की तो वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाथवे की बात कर रहे हैं। मतलब कितने तरीके से कोआगुलेशन की प्रोसेस होगी। मान लीजिए किसी को चोट लग गई, रक्त का थक्का जमने के कितने स्टेप होंगे? तो वो होंगे कॉन्टैक्ट मतलब इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। नेक्स्ट वन, एन इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल काउंट इज इंडिकेटिव ऑफ विच डिसीज।
यदि श्वेत रक्त कोशिका की बढ़ी हुई गिनती किस बीमारी का संकेत है? यदि मान लीजिए किसी में जो WBC की काउंटिंग है बढ़ जाए तो क्या होगा? लूपस, ल्यूकेमिया, एनीमिया, मेलेनोमा। मेलेनोमा स्किन प्रॉब्लम है। एनीमिया में RBC की कमी हो जाएगी, मतलब जो RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं क्या रहेंगी? डिक्रीज रहेंगी। ये कहलाएगा ल्यूकेमिया। क्या होगा? ल्यूकेमिया, जिसमें जो WBC की काउंटिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मेंटेन होम्योस्टेसिस, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस द हीमोग्लोबिन। क्या काम है व्हाइट ब्लड सेल्स का? तो व्हाइट ब्लड सेल्स ना तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती, ना होम्योस्टेटिस मैनेज करेंगी, न हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेंगी। ये काम है RBC के। तो यहाँ पर क्या काम होगा? डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जब भी आपका CBC किया जाता है तो उसमें यही देखा जाता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स की काउंटिंग है बढ़ी हुई तो नहीं, बढ़ी हुई मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर जो WBC क्या करती हैं, जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उनसे लड़ने के लिए एक्टिवेट रहेंगी। तो यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ सेल? तो प्लेटलेट्स किस प्रकार की कोशिका से बनती हैं? मेलानोसाइट्स, मैक्रोफेज, एस्ट्रोसाइट्स या मेगा कैरियोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स हैं किस तरीके की सेल से बनती हैं? प्लेटलेट्स बनती हैं मेगा कैरियोसाइट्स से। किससे? मेगा कैरियोसाइट्स से। जो प्लेटलेट्स का जो बनना है, प्लेटलेट्स का बनना कौन सी सेल से बनेंगी? तो मेगा कैरियोसाइट से। इरिथ्रोसाइट से RBC 120 दिन का जीवन का, ल्यूकोसाइट्स आवर टू ईयर WBC, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स 7 से 10 दिन। हीमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस पूरी प्रोसेस है जिसमें तीनों सेल्स बनेंगी। इरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC का प्रोडक्शन, ल्यूकोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ WBC, थ्रोम्बोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। और पूरी जो तीनों टाइप की सेल्स हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में। किसमें? रेड बोन मैरो में। प्लूरिपोटेंट इंटेस्टाइन सेल के थ्रू बनेंगी। एक पूरा चार्ट है जिसके थ्रू आपको बहुत इजीली याद रहेगा। तो यहाँ पर आपको मेनली यही याद रखना है कि कौन सी सेल्स किससे बन रही हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? यदि रक्त का थक्का जमना क्या कहलाएगा? कोआगुलेशन, कीमोस्टैक्सिस, ल्यूकोपोइसिस या फिर एरिथ्रोपोइसिस। ब्लड क्लॉट के लिए क्या कहा जाता है? ब्लड क्लॉट के लिए जो टर्म यूज होता है वो क्या कहलाता है? कोआगुलेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इरिथ्रोसाइट्स इज करेक्ट? इरिथ्रोसाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इरिथ्रोसाइट को लेकर सही स्टेटमेंट क्या है? इरिथ्रोसाइट्स क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो सही स्टेटमेंट पूछा है तो वो क्या होगा? वो होगा दे लैक ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? लैक ऑफ न्यूक्लियस। प्रोडक्शन तो इन सबका कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। क्लॉट में हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स, इन्फेक्शन में WBC और एरिथ्रोसाइट्स किसमें करेंगी? लैक ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि RBC की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन द लंग्स एंड थ्रू ऑल सेल मेम्ब्रेन बाय। फेफड़ों में और सभी कोशिका झिल्ली के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लंग्स में, यहाँ पर कहा सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं कही है, यहाँ पर ओनली मेम्ब्रेन कहा है। तो ये होगा डिफ्यूज़न के थ्रू। किसके थ्रू? डिफ्यूज़न के थ्रू। ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है जबकि डिफ्यूज़न में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगी पूरी कैसे होगी? डिफ्यूज़न के थ्रू। तो आंसर भी आपका क्या होगा? डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस में आपको जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसकी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन इसमें नहीं। नेक्स्ट वन, RH फैक्टर इज एन एंटीजन सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ। जो एंटीजन है किसकी सरफेस पर रहेगा? प्लेटलेट्स की, लिम्फोसाइट्स की, RBC की, WBC की।
किस पर रहेगा? RH फैक्टर। RH फैक्टर का जो इंजेक्शन लगाया जाता है कि माँ से बच्चे को न ट्रांसफ़र हो पाए, तो कितने घंटों के अंदर लगाया जाता है? तो यहाँ पर जो RH फैक्टर है एक एंटीजन है, किसकी सरफेस पर रहेगा? जो रहता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की। किसकी? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की। RH फैक्टर देखिए एक एक्स्ट्रा एंटीजन है। ऐसा नहीं कि सभी में रहता है, नहीं रहता। अनदर इम्पॉर्टेंट एंटीजन है जो कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे पाया जाता है। यदि ब्लड में RH फैक्टर है, मतलब ब्लड क्या कहलाएगा? RH पॉजिटिव। ब्लड में RH एंटीजन नहीं है, मतलब ब्लड क्या है? RH नेगेटिव। क्या है? RH नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको D टाइप का ब्लड ग्रुप कंसीडर किया जाता है। इफ नेगेटिव मस्ट रिसीव RHD नेगेटिव ब्लड। तो यहाँ पर देखिए ब्लड टाइप यदि AB पॉजिटिव है तो एंटीजन इसमें क्या होगा? ABH और RHD। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होती हैं जब AB पॉजिटिव की बात की जाए। AB नेगेटिव में ABH रहेगा एंटीजन, RH D एंटीबॉडीज़ क्या रहेंगी? RH D रहेंगी। तो यहाँ पर ये जो आपको RH फैक्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो RH फैक्टर कहाँ पे पाया जाता है? तो होगा RBC के किस पर? सरफेस पर। दूसरी चीज़ इसका इंजेक्शन जो दिया जाता है विदिन कितने घंटों के अंदर दिया जाता है? तो 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट वन, रेड ब्लड सेल्स कंटेन रेड कलर पिगमेंट इज कॉल्ड। तो जो RBC रेड ब्लड सेल्स हैं इनका कलर लाल क्यों होता है? किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, प्लाज्मा के कारण कि सीरम के कारण? रेड ब्लड सेल्स लाल रंग की होती हैं जस्ट बिकॉज हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। पेड़ों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। वैसे ही जो रेड ब्लड सेल्स में जो ब्लड है उनका रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का लेवल है जो मेल में होता है 14 से 18 ग्राम पर DL, जबकि फीमेल में 12 से 16। और यदि यही हीमोग्लोबिन की वैल्यू इतने से कम हो जाए दैट मीन्स एनीमिया में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड द डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया। कौन सा जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स के लिए ज़रूरी है? इसेंशियल मिनरल आयरन, कैल्शियम, जिंक या फिर आयोडीन। तो क्या है RBC के लिए ज़रूरी? तो वो होगा यहाँ पर क्या? आयरन। आयरन की कमी के कारण ही एनीमिया होता है। यदि आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाए दैट मीन्स क्या कंसीडर किया जाता है? एनीमिया। तो यहाँ पर एसेंशियल और रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने के लिए जो मिनरल ज़रूरी है वो क्या है? वो है आयरन। नेक्स्ट वन, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इज हैविंग। लिम्फ है जो लिम्फ है ब्लड से किस तरीके से अलग होता है? नो प्लाज्मा, मोर RBC, लेस WBC, मोर WBC एंड नो RBC या फिर प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। किसके कारण? तो होता है मोर WBC एंड नो RBC। सॉरी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, होल ब्लड स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। संपूर्ण रक्त किस तापमान पर संग्रहित होता है? 2 से 8 डिग्री से 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 6 डिग्री फ़ारेनहीट, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 21 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो ब्लड को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? होल ब्लड की बात की जा रही है तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर। होल ब्लड और RBC पूछे जो ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर है, टेम्परेचर होगा 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक। फ्रोजन प्लाज्मा है यदि तो -30 डिग्री सेल्सियस तक। प्लेटलेट्स हैं तो 22 से 24 भी हो सकता है 5 दिन के लिए। और क्रायो पुअर प्लाज्मा है दैट मीन्स फ्रीजर में इसको रखा जाएगा -30 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट वन, विच इज़ द लास्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ कोagulation प्रोसेस। मैंने आपको क्वेश्चन जो यूनिवर्सल डोनर रिसीवर आपको पता है इसलिए ऐड यहाँ पे नहीं किए हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि एंड प्रोडक्ट है कोagulation प्रोसेस का? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, कैल्शियम या फिर फाइब्रिनोजिन। कौन सा प्रोडक्ट सबसे लास्ट में बनता है? जब क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, कोagulation प्रोसेस होगी, सबसे एंड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सबसे लास्ट में बनता है क्या? फाइब्रिन। क्या बनेगा? फाइब्रिन। नेक्स्ट वन,
मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल फीटल एंड न्यूबॉर्न इज। कॉमन हीमोग्लोबिन क्या है जो नॉर्मल फीटल और न्यूबॉर्न में रहेगा? ऑप्शन में HbF, HbA, HbG, F none of the above। जो फीटल और न्यूबॉर्न की बात की जा रही है तो होता है HbF, हीमोग्लोबिन F, क्या है HbF। और यहाँ पर जो HbA है, क्या है HbA है, एडल्ट्स में रहने वाला हीमोग्लोबिन है। HbF किस में रहेगा? अल्फ़ा 2 गामा 2 इसमें रहेगा, जिसमें जो मेजर हीमोग्लोबिन है फीटल रेड ब्लड सेल्स इसमें सबसे ज़्यादा रहेंगी, जो कि 60 से 80% तक टोटल हीमोग्लोबिन का हिस्सा बनाएंगी। तो हीमोग्लोबिन F न्यूबॉर्न में पाया जाता है, जबकि एडल्ट में हीमोग्लोबिन A है जो माना पाया जाता है। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन। आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डोनर रिसीवर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि आप लोगों के लिए छोड़ा गया था। क्वेश्चन है आपको कि हु इज़ द यूनिवर्सल रिसीवर और डोनर, रिसीव कौन करेगा ब्लड ग्रुप यदि आपको पता नहीं हो, डोनर कौन है जो अपना रक्त है जो किसी को भी दान कर सकता है। डोनर रिसीवर कौन है, यूनिवर्सल डोनर रिसीवर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय बाय।